हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि एमसीक्यू की जो हमारी जो इम्पोर्टेंस है ना वो काफ़ी बढ़ गई है। यानी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ गई है। ठीक है, एक नंबर के जो क्वेश्चंस है वो ज़्यादा आने वाले हैं। तो इस बार से प्लीज़ देखो, पिछली बार भी मैंने वीडियोस बनाई थी एमसीक्यू के ऊपर इंडियन इकोनॉमी में, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों ने नोट डाउन की, बहुतों ने नहीं की। ऑफलाइन में तो मैं जबरदस्ती करवा ही देता हूँ, ठीक है, बट मैं ऑनलाइन में अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी एक नंबर की वीडियोस डालने वाला हूँ जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। इवन अगर आपको किसी और सब्जेक्ट में दिक्कत होती है और अगर वो सब्जेक्ट के लिए मेरे पास टाइम है तो मैं उसके लिए भी एमसीक्यू की जो क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू के, वो भी बनाने की पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए। तो देखो, हम करने वाले हैं एमसीक्यू जिससे कि हम पूरा स्कोर कर सके। बात समझ में आ गई? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 से लेकर के एंड तक सभी के मैं एमसीक्यू आपको दूंगा। यानी मैं एक एक नंबर के क्वेश्चंस करा दूंगा, फिर उनको एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है आराम से, ठीक है ना। और अगर वो उस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप इजीली फुल स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, ठीक है ना, बिजनेस की कोशिश करूंगा मैं फटाफट से आपको एमसीक्यू दे दूं, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए। क्लियर है ना? तो मेरे साथ बने रहो, ठीक है, क्योंकि ये पहला पार्ट आपको मिलने वाला है। ठीक इसके बाद जैसे मैं इस वीडियो को रोकूंगा तो इसके बाद आपको पहला पार्ट मिलने वाला है। इसके साथ ही मैंने उसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना, जिसमें आपको वो नोट डाउन करना है। यानी उसमें से जो एक एक नंबर के जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हुए हैं वो सारे आपको नोट डाउन करना है और प्रॉपर तरीके से हर चैप्टर के बाद या प्रॉपर एक कॉपी बना लो जिसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर इस लेक्चर को, जिसमें हमारा इंट्रोडक्शन होने वाला है मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्लास 12 के लिए। तो प्लीज नोट डाउन करना शुरू करिए। दोस्तों, इस पार्ट में आपका स्वागत है, ठीक है ना। जैसे कि देखो, आपको मैंने बता ही दिया है कि नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, 2 टर्म में पेपर होने वाले हैं, तो आपको एमसीक्यू की तैयारी तो करनी पड़ेगी। क्लियर है? इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स के डाले हुए हैं। आप इंडियन इकोनॉमी वाले प्लेलिस्ट में जाकर के एक एक नंबर के क्वेश्चन वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहते थे तो हम वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं आज। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं कि उसके जो एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ताकि हम उनकी तैयारी अच्छे से कर ले और अगर पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो हम सबसे आगे रहे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे इसको हम। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 मार्क इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यानी एक नंबर के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कौन से चैप्टर से? जो आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हो, लिखा हुआ है जनरल इक्विलिब्रियम रिलेट्स टू। तो जब भी जर्नल वर्ड आता है ना बेटा, तो जर्नल वर्ड जो होता है हमेशा किसके लिए यूज किया जाता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपके ऑप्शन में मैक्रो, माइक्रो एंड ऑल ऐसी समथिंग कोई भी ऑप्शन है तो आप किसको चूज करोगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स को। उसके बाद दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन हमारे पास वो है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी एग्रीगेट की बात कहाँ पे होती है? मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में होती है। एक और चीज याद रखना, ठीक है, यहाँ पे मैं बोल रहा था जनरली हम जो एग्रीगेट की बात करते हैं, एग्रीगेट मतलब होता है बच्चा टोटल। क्या होता है? टोटल। तो टोटल की बात जब भी हम बात करते हैं वैसे किस में होता है? मैक्रो में होता है। मगर एग्रीगेट का अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो माइक्रो में भी कर सकते हैं। माइक्रो में बट हम वो छोटे लेवल पे एग्रीगेट का यूज़ करते हैं और मैक्रो में पूरे इकोनॉमी की बात करते हैं, नहीं बड़े लेवल पे एग्रीगेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जनरली अगर मैं बोलूँ तो एग्रीगेट का यूज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स में होता है। क्लियर? तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। साथ साथ इसे नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि आप अगर ये सब कर लेते हो तो आप सबसे आगे रहोगे, याद रखना, ठीक है ना। और काफ़ी आसानी से एमसीक्यू हैंडल हो जाएंगे। उसके बाद व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय J.M. केन्स। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? तो बुक का नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोमा इंटरेस्ट एंड मनी। क्लियर? आगे हमारा क्वेश्चन है फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, अगर आपसे मॉडर्न वर्ड लगा के बोल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे? J.M. केन्स। हमेशा याद रखोगे, क्या लिखोगे? J.M. केन्स, यही लिखोगे अगर ये मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करता है तो, ठीक है। मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, किसको जन्मदाता बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का? तो स्कैरसिटी है, यानी आपका क्या है? रिसोर्सेज का कम मात्रा में होना, लिमिटेड मात्रा में होना, ठीक है ना। तो आपका स्कैरसिटी है। मैंने इसमें हमने क्या पढ़ा था? इसमें 11वीं क्लास में पढ़ा जाता है। स्कैरसिटी उसको कहते हैं जब आपके यहाँ रिसोर्सेज क्या है? वो तो कम है, बट जो वांट्स है क्या है? अनलिमिटेड है। देखो, आप वांट्स हमेशा अनलिमिटेड होती है, मगर उसको पूरा करने का जो रिसोर्सेज है वो क्या? लिमिटेड है। तो इसके कारण एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वही हमारी स्कैरसिटी होती है। क्लियर? आगे फाउंडिंग फादर, यानी जो सबसे पहले अगर बात करो तो फाउंडिंग फादर कौन थे? फाउंडिंग फादर, तो फाउंडिंग फादर की बात करेंगे तो एडम स्मिथ। बात समझना, फाउंडिंग फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ। बट अगर वो बोलेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स तो बोलोगे J.M. केन्स। क्लियर है? बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंस है, आपको याद रखना पड़ेगा। फाउंडिंग बोलेगा सबसे शुरुआती में एडम स्मिथ थे, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए कौन आ गए थे? J.M. केन्स आ गए थे। आगे
मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं वो रिलेट करता है इकोनॉमी एज अ होल, यानी बड़े लेवल पे इकोनॉमी एज अ होल। बट अगर मैं बोलूँगा इंडिविजुअल लेवल पे तो फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर हो? हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिया, आपने भी नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ तक। उसके बाद हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी के व्यू पॉइंट से अगर मैं बोलूँ तो सेविंग लीड टू, सेविंग अगर हम करते हैं तो क्या होता है उससे, तो उससे आपका जो एग्रीगेट डिमांड है वो आपका क्या होता है, कम हो जाता है। आप बोलोगे कैसे? देखो, अगर आप सेव करते हो पैसा तो उसका मतलब वो इकोनॉमी के अंदर पैसा नहीं आ रहा है, वो कहीं आपने बचा के सेव करके रख लिया। और जब इकोनॉमी में पैसा नहीं आ रहा है इसका मतलब जो डिमांड प्रेशर है वो क्या हो गया होगा, कम हो गया। अब लोग क्या कम चीज़ें खरीद रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो पैसा बचा रहे हैं, जबकि मार्केट में लाना चाहिए था उनको। तो अगर आप कभी भी अगर सेविंग होता है तो फॉल होगी एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड। क्लियर? उसका 9वां क्वेश्चन है आपके पास 9th नंबर पे, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी रिसोर्सेज का बंटवारा इज द सेंट्रल इशू। ये सेंट्रल इशू है इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स। हमने ये एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? माइक्रो के अंदर पढ़ा था, तो यहीं आएगा। उसके अलावा अगला पॉइंट आपके पास है स्टडी ऑफ प्राइस बिहेवियर इन इंडिया, यानी प्राइस बिहेवियर की स्टडी किसके अंदर होता है? विल कम अंडर द प्रीव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जो प्राइस बिहेवियर होता है वो किसके दायरे के अंदर आता है? ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वर्ड लिखा है इन इंडिया, यानी इंडिया के लिए देखना, तो पूरी बड़े लेवल पे देख रहे हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेशन इज इन्वॉल्व इन, अब देखो मैंने क्या कहा था, एग्रीगेशन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो माइक्रो और मैक्रो दोनों में ही इन्वॉल्व होता है। बस माइक्रो में हम छोटे लेवल पे एग्रीगेट करते हैं और मैक्रो पे हम बड़े लेवल पे एग्रीगेट करते हैं। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे टीचर मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं खाली, क्योंकि जो हम एग्रीगेट पढ़ते हैं आपको यही देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पे जो एग्रीगेट होता है कौन सा लेवल पे होता है? यहाँ पे छोटे लेवल पे एग्रीगेट होता है, तो इसलिए उसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। क्लियर? तो अगर आपने बुक में भी देखा होगा तो यहाँ पे बोथ वर्ड लिखा हुआ है, बोथ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? उसके बाद इकोनॉमिक एजेंट की बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे सारे नाम लिख दिए हैं, ताकि अगर पेपर में मान लो 3 नाम कोई और से दे दे और 1 नाम कोई और दे, तो आपको समझ जाना है कौन सा आपको पकड़ना है। कंज्यूमर बोले या उसको हाउस होल्ड या इंडिविजुअल लिख करके आ सकता है। प्रोड्यूसर्स यानी फर्म लिखा हुआ आ सकता है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक, ये 4 जो होता है ना ये आपके क्या इकोनॉमिक एजेंट है। ठीक है, कौन? कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, इनकी जगह नाम मैंने बता दिया, फर्म्स लिखा आ सकता है, हाउस होल्ड इंडिविजुअल्स आ सकता है, गवर्नमेंट आ सकता है और सेंट्रल बैंक। ये 4 आपके क्या होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। उसके साथ साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद, मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे कंसर्न करता है? मैंने बोला मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात होती है गवर्नमेंट बजट की बड़े लेवल पे, मनी, यानी देखो आप अपने इंडेक्स देख लो, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का अगर आप इंडेक्स देखोगे तो गवर्नमेंट बजट का चैप्टर है, मनी वाला चैप्टर है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट वाला भी चैप्टर है, एक्सचेंज रेट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर भी है। ठीक है, आगे देखो और क्या क्या हमारे पास। ठीक है, उसके अलावा बैलेंस ऑफ पेमेंट लास्ट चैप्टर ये भी है। जर्नल प्राइस लेवल यानी इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप, ये वाला भी चैप्टर है आपका 7, 8, 9 एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई वाला चैप्टर के अंदर है, और एम्प्लॉयमेंट भी उसी चैप्टर में ही है। तो ये सारे जो आपका इंडेक्स है ना, ये क्या चीज़ है बच्चा? ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का दायरा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको ये सब चीज़ें पढ़नी होती है। क्लियर? तो ये आपका इंडेक्स ही होता है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको 3 ऑप्शन कोई और से दे देगा, 1 ऑप्शन ये दे देगा, या फिर सारे ये दे देगा, नीचे लिख देगा ऑल ऑफ द अबव। तो अगर आपको सारे नाम पता होंगे तभी तो ऑल ऑफ द अबव पे लगाओगे ना निशान कि सारे सही हैं। उसके अलावा देखो ट्रू फॉल्स भी आ सकते हैं, कुछ ट्रू फॉल्स भी एक आध। द एक्सपेंसेस विच रेजेस, वो खर्चे जो कि रेज करते हैं प्रोडक्टिव कैपेसिटी आर नोन एज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, यानी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ा दे तो उसे क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहते हैं। हमने कहा ट्रू, क्योंकि देखो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इसका मतलब क्या हुआ? ये वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये वो कैपिटल लगाई है प्रोड्यूसर ने जिससे कि वो प्रोडक्शन करेगा। तो प्रोडक्शन करेगा तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी तो बढ़ेगी, और प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसका मतलब उसने कोई मशीन लगाई, यार मशीन लगाने को क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करा उसने किसी चीज़ में, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? ट्रू है। आउटपुट ऑफ अ फर्म का आउटपुट इज नॉट अ मैक्रो वेरिएबल, यानी फर्म, अब यहाँ पे अ फर्म है यानी एक फर्म की बात कर रहा है, तो ये मैक्रो हो ही नहीं सकता, तो ट्रू है। ये कौन सा होना चाहिए? माइक्रो होना चाहिए था। आगे माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, ठीक है, एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अब इकोनॉमी एज अ होल पे तो करता ही नहीं है माइक्रो, मैक्रो तो इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करता है, तो इकोनॉमी एज अ होल पे कौन करता है? मैक्रो करता है। तो इसलिए फॉल्स है, क्योंकि उसने बोला माइक्रो करता है इकोनॉमी, तो माइक्रो कभी इकोनॉमी पे नहीं करता। ठीक है ना, फॉल्स हो गया। उसके अलावा द डोमेस्टिक कंट्री में सेल गुड्स, यानी जो डोमेस्टिक कंट्री है वो सेल कर सकता है गुड्स किसको? टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द मतलब बाहर, देश के बाहर अगर वो सेल कर सकता है, और इसको इंपोर्ट बोलते हैं, नहीं उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं बच्चे। क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट बोलते हैं, इसलिए फॉल्स है। क्लियर? द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वर्क्स, अब ये देखो ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था, ठीक है, बट बेसिक इंट्रोडक्शन में आपको ये पता होना चाहिए, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वर्क्स सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर के लिए कभी काम नहीं करती। वो कौन सी थी? आपकी सोशल इकोनॉमी थी।
ठीक है ना। वो दूसरी वाली इकोनॉमी थी जो सोशल के लिए काम करती है। ये कैपिटलिस्ट वाली किसके लिए करती है, तो प्रॉफिट के लिए करती है। किसके लिए करती है, प्रॉफिट के लिए करती है, जो डिमांड और सप्लाई प्रेशर पे काम करती है। ये वाली इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई प्रेशर पे काम करती है, प्रॉफिट के लिए काम करती है, इसका सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता। जबकि ये वाला जो है ना, ये जिसको हम प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, सोशल इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी, ये करती है सोशल वेलफेयर के लिए। तो इसने बोला क्या कैपिटलिस्ट सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं, हम बोलेंगे नहीं, फॉल्स। आगे, सेव मोर, अगर आप ज़्यादा बचाते हो तो ये भी एक क्या है, एक अच्छा गुण है, ठीक है। तो देखो सेव मोर यानी अगर एक बोले जाए तो ज़्यादा बचाना भी एक अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। तो हम बोलेंगे फॉल्स, ठीक है, ये गलत है। आगे, अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म इज नॉट अ इकोनॉमिक एजेंट। मैंने कहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म जो होती है, क्या वो इकोनॉमिक एजेंट नहीं है। अभी मैंने बताया था इकोनॉमिक एजेंट, मैंने पीछे लिखवाया था, उसमें देखो प्रोड्यूसर भी वर्ड था, यानी फर्म थी। तो फर्म हमेशा इकोनॉमिक एजेंट होती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्लियर, इस पॉइंट को हमेशा याद रखना। सेव मोर वाले को बच्चे सोचते हैं यहाँ पे इसका मतलब है सेव यानी ज़्यादा बचाना हमेशा ही अच्छा माना जाता है। तो देखो सेव करना कहीं कहीं चीज़ों पर, कहीं कहीं जगहों पर अच्छा लगता है, हर जगह सेव करने से काम नहीं बनता है, इसलिए फॉल्स लिखा है, ठीक है ना। आगे, इफ़ एन इंडिविजुअल, अगर कोई इंडिविजुअल बचाता ज़्यादा है, सेव ज़्यादा कर रहा है, ही एड्स टू हिज फ्यूचर प्रोस्पेरिटी, यानी वो अपने फ्यूचर के भले के लिए कर रहा है। हमने कहा बिल्कुल सही है, ताकि उसका फ्यूचर क्या हो जाए, समृद्ध हो जाए। अगर आप पैसा बचाओगे तो आपका फ्यूचर बचे, वो समृद्ध होगा, आगे जा करके आपको क्या ना किसी के आगे झुकना नहीं पड़ेगा, आपके अपनी सारी आवश्यकताओं को आप पूरा कर सकते हो, वांट्स को पूरा कर सकते हो। मगर अगर इकोनॉमी सेव करती है तो इससे क्या होगा, इसने बोला है इट मे ड्रिवन टुवर्ड्स फ्यूचर पॉवर्टी, तो सिर्फ पॉवर्टी यानी गरीबी आ सकती है अगर इकोनॉमी में पैसा सेव होना लग जाए तो। हम बोलेंगे ट्रू, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर सेव करना गलत है। इकोनॉमी को तो क्या करना चाहिए, मार्केट में पैसा लाना चाहिए, जिससे डिमांड सप्लाई प्रेशर बढ़े और सारे काम जल्दी जल्दी हो और क्या हो, एक्टिव मोड पर आ जाए हमारी इकोनॉमी, ठीक है। बट अगर इकोनॉमी में अगर आप सेव करने लग जाओगे तो इकोनॉमी बिल्कुल गरीब हो जाएगी, हमारी जो इकोनॉमी है वो क्या जाएगी, गरीब हो जाएगी। बट अगर कोई इंडिविजुअल अपने लिए सेव करता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बस नहीं है। बट इकोनॉमी ही सेव करने लग जाए पूरी इकोनॉमी, तब तो दिक्कत हो जाएगी ना। अगर मान लो पूरी इकोनॉमी जो है पैसा बचाने लग जाए, मार्केट में लाए ना, तो फिर भाई साहब काम कैसे चलेगा, डिमांड सप्लाई प्रेशर सब ठप हो जाएगा, ठीक है। तो उससे इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। इसलिए हमेशा देखना, कभी भी अगर इकोनॉमी सेव करती है तो पॉवर्टी का वाला कारण बन सकता है। बट अगर इंडिविजुअल सेव करता है अपने लिए तो उसकी प्रॉस्पेरिटी भाई साहब बढ़ती है, हाँ थोड़ा मजबूती तो आती है उसे, ठीक है ना। व्हाट इज लॉजिकल एट द मैक्रो लेवल, यानी जो मैक्रो लेवल पे आपको लॉजिकल लगता है, हो सकता है कि वो मैक्रो लेवल पे लॉजिकल ना हो या ट्रू ना हो, ठीक है। मे नॉट बी ट्रू एट द मैक्रो लेवल, तो हमने बिल्कुल सही है। जो चीज़ आपको मैक्रो लेवल पे सही लग रही है, हो सकता है कि वो माइक्रो लेवल पे आपको सही ना लगे। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर मान लो कि एक बंदे के लिए ये चीज़ गलत है बट वो 1000 बंदों के लिए सही है, तो ऐसा हो जाता कई बार जो 1000 के लिए सही हो बट एक के लिए सही नहीं है। तो उसने यही बोला है कि जो आपको लॉजिकल लग रहा है मैक्रो लेवल यानी बड़े लेवल पे, हो सकता है कि वो छोटे लेवल पे आपको लॉजिकल ना लगे। हमने कहा बिल्कुल हाँ ऐसा हो सकता है। वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन कब आया था, तो डिप्रेशन आपका 1929 से 30 के बीच में आया था। इस यहाँ पे क्या था, आपका वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आ गया था, बहुत बुरा हाल हो गया था यहाँ पे। पब्लिकेशन ईयर ऑफ केन्स बुक, यानी केन्स की बुक कब पब्लिश हुई थी, तो आपको फरवरी तो याद रखने की जरूरत नहीं, बट आप 1936 प्लीज़ याद रख लीजिए कि 1936 में ये आपका क्या हुआ था, पब्लिश हुई थी, ठीक है ना। पब्लिकेशन ईयर था इसका ये। प्लीज़ हमारे, अगर आपको देखो हमारी वीडियो पसंद आ गई होगी, देखो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल तो रहा होगा और आपने कुछ नया भी सीखा होगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आपको आगे जा करके ऐसी वीडियोज़ लगातार मिलती रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर, ठीक है, हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 लेके आएंगे। उसके काफ़ी सारे जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो बन सकते हैं हम वो करेंगे, ठीक है ना। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।